9 की 9 खबर का। तो सबसे पहले बात बिहार में आज सियासत के सुपर संडे की करते हैं। सियासत की आज की 4 बड़ी खबर जो है आपकी स्क्रीन पर है और ये कौन कौन सी खबरें हैं उसे भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले आरा में क्या होना है, तो शाहबाद में आरा के रमना मैदान से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज अपनी पार्टी की चुनावी शंखनाद करेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद चिराग पासवान की सबसे बड़ी सभा है, जिसे चिराग के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बेगूसराय में क्या होना है, तो बेगूसराय में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आज जन अदालत लगाएंगे, जिसमें जनता से बात कर उनकी समस्या और राय जानेंगे। एनडीए के दूसरे साथी उपेंद्र कुशवाहा भी आज मुजफ्फरपुर में होंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, पार्टी की महारैली को संबोधित करेंगे। जबकि जेडीयू ने आज प्रशांत किशोर की पोल खोलने की तैयारी की है। पटना जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू नेता कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। तो इन चारों खबर पर हमारी होगी नजर। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर एक फोटो के साथ पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शाहबाद से होगा शंखनाद। चिराग पासवान एक रथ के सारथी बने हैं और शंखनाद कर रहे हैं, जबकि रथ में उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को खड़ा किया है। साथ ही 4 जिले के भी नाम लिखे हैं और ये 4 जिले कौन कौन से हैं, तो ये बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। यानी चिराग पासवान इन चारों जिलों को साधने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शाहबाद से शंखनाद और उसकी तस्वीर देखिए, जहां पर 4 जो जिले हैं उसके नाम भी यहां पर अंकित किए गए हैं। तो 9 संकल्प महासभा जिसे संबोधित करने वाले हैं चिराग पासवान, और शाहबाद को साधने की पूरी कोशिश है। हालांकि ये जो इलाका है एनडीए के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जो जोर लगाते हैं वो कह भी रहे हैं कि अगर मैं चुनाव में आया हूं तो एनडीए की मजबूती के लिए आया हूं। तो एनडीए में राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज एनडीए के 2 घटक दल एलजेपी आरवी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है। तो आरा में चिराग पासवान जहां 9 संकल्प महासभा रैली के माध्यम से संदेश देंगे, वहीं मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को संबोधित करेंगे। इन दोनों रैलियों से निकलकर आने वाले संदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से दोनों रैलियां महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। 2025 बिहार विधानसभा का चुनावी साल है और एनडीए की राजनीति के लिहाज से आज रविवार का दिन बेहद खास है। एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल लोजपा रामविलास और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो मुजफ्फरपुर में रैली करने जा रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। और बड़े बड़े जो बैनर और पोस्टर हैं लोजपा रामविलास के कार्यालय के सामने, ये बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें 9 संकल्प महासभा की चर्चा की गई है। और आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में यह जो रैली है वह होने जा रही है। इसको चिराग पासवान के अलावा पार्टी के कई सांसद और प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि शाहबाद क्षेत्र में चुनावी रैली करने के पीछे जो चिराग पासवान है उनकी सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। 2020 चुनाव में शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा था और यहां के 20 सीटों में एनडीए ने मात्र 2 सीटों पर फतह हासिल की थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो 4 सीटें हैं सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर, इसमें एनडीए की हार हो गई थी। ऐसे में हारे हुए किले को जीतना एनडीए के लिए चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार किया है लोजपा ने। और चिराग पासवान आज वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे। निश्चित तौर पर इनकी क्या रणनीति रही है इसका आज खुलासा होगा और इस रैली के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जाहिर सी बात है एनडीए के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो नेता हैं और उनकी मुजफ्फरपुर में आज रैली हो रही है और इस रैली को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का नाम दिया गया है। तो वहां पर वो क्या मैसेज देंगे ये भी सब जानना चाहते हैं और देखना होगा इन दोनों की जो महत्वपूर्ण रैली है इसमें किस तरह का संदेश सामने आता है। उपेंद्र कुशवाहा की जो महारैली हो रही है इसमें 13 जिलों से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे महारैली के प्रचार के लिए
रालोमो के 4 रथ लगातार घूमते रहे तिरहुत में, सारण में और दरभंगा प्रमंडल में। तो जाहिर सी बात है आज एनडीए के लिए बेहद खास दिन है और देखना होगा किस तरीके से जो महारैली होती है उसमें कितनी भीड़ जुटती है और किस तरह का मैसेज, चाहे वो रामविलास पासवान के पुत्र केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, आज रैली के माध्यम से देंगे। और इस जो संदेश होगा, इस संदेश का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी अपनी निगाहें टिकाकर बैठे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। राहुल ने महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी ये कहा और राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा है कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है। बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने मान ली हार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी महाराष्ट्र के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वे एक खास तरीके से काम करते हैं। पहले उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर वे सच्चाई जानने के बजाय अजीब साजिशें रचते हैं और धांधली का आरोप लगाते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों को अनदेखा करते हैं, बिना सबूत के संस्थानों को बदनाम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां मिलेंगी। बार बार पकड़े जाने के बाद भी वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बिहार में हार का डर है। लोकतंत्र को नाटक नहीं, सच्चाई चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र नाम से एक आर्टिकल शेयर करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और लिखा है कि बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए है और वहां भी महाराष्ट्र जैसा मैच फिक्सिंग करने की तैयारी में है। राहुल के आरोप पर सियासी माहौल गर्मा गया है। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि कर्नाटक और तेलंगाना में जब कांग्रेस जीती तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का भी कहना है कि राहुल को पता है कि वो बिहार में भी हारेंगे, इसलिए पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, एक बार फिर वो चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना उचित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के बाद से राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर कह के तंज कस रहे हैं, जिस पर न्यूज़ 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया। सर्वे में लोगों की जो राय सामने आई है वो ऐसे नेताओं के लिए सबक है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे पर सोच समझकर बोलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक कर 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया। आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया। इसका दर्द पाकिस्तानी आज तक महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ नेता इस मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की जा रही सियासत पर सबसे बड़ा सर्वे किया। 5 सवालों के जरिए न्यूज़ 18 ने जनता का मूड भांपने की कोशिश की। आइए अब सवाल और उन पर जनता की राय जानते हैं।
सबसे पहला सवाल था कि क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है, जिसके जवाब में 12.45% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 87.55% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी ज्यादातर जनता को लगता है कि कांग्रेस का ये बयान पूरी तरह से गलत है। दूसरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्र हितों की भावना से विपरीत हैं? 75.65% यानी कि लगभग 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 24.35% लोगों ने ना में जवाब दिया। तीसरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? इस सवाल के जवाब में 88.06% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 11.94 यानी लगभग 12% लोगों ने ना में जवाब दिया। चौथा सवाल था कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? हमारे इस सवाल के जवाब में 13.73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 86.27% लोगों ने ना में जवाब दिया। हमारा पांचवा सवाल था कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में भारत के राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 83.38% जनता ने हाँ में जवाब दिया और 16.62% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी न्यूज 18 के इन 5 सवालों के सर्वे में ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी के एक्शन, सीज फायर पर मोदी का फैसला और पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि को सराहा गया है और जनता मोदी सरकार के साथ दिखाई दे रही है। देश के मुद्दे पर विपक्ष की बयानबाजी को जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है और माना है कि कड़े फैसले अगर देश हित में मोदी ले रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है और नए भारत का मजबूत चेहरा ही जनता को पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग संबंधित आरोपों पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ साफ कहा है कि आरोप लगाना विपक्ष का काम है। उन्होंने कहा कि इतना तय है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। ऑपोजिशन को अपनी बातों कहने का अधिकार है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है और जिस तरीके का समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने विकास का काम किया है, बिहार की तस्वीर बदली है, लाखों लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं, 9 लाख से ज़्यादा। तो अगर सभी को देखा जाए तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव में एनडीए सरकार की प्रचंड वापसी होगी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना वो अपोजिशन का काम है। और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, भारत में गरीबी घटी है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट सामने आई है और भारत में गरीबी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि हमारे देश के लिए पॉजिटिव संकेत 27 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी दर घटकर 5.3% हुई है। शहरों गांवों में गरीबी में गिरावट आई है। 11 साल में भारत में गरीबी में गिरावट देखने को मिली है और ये 11 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, और ऐसे में देश के लिए अच्छे संकेत कि 27 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। भारत में गरीबी दर घटकर 5.3% हो गई है। खबर भागलपुर से है, जहां हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई। बीते 2 माह में यह दूसरी बार यह घटना हुई है। टिकानी रेलखंड के पास ट्रेन को निशाना बनाया गया। इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। ट्रेन के C7 कोच की 42 और 43 नंबर सीट की खिड़की पर पत्थर लगने से शीशा टूट गया। तस्वीरें देखिए, कुछ पत्थर ट्रेन की बॉडी से भी टकराए, जिससे तेज आवाज हुई और यात्री डर गए। बच्चे रोने लगे और कुछ यात्री शोर मचाने लगे। स्थिति को संभालते हुए कैटरिंग स्टाफ और आरपीएफ स्क्वाड टीम ने यात्रियों को शांत कराया। घटना शनिवार दोपहर करीब 3:20 पर उस समय हुई जब ट्रेन भागलपुर से चलने के 15 मिनट बाद टिकानी रेलखंड से गुजर रही थी, जिसका वीडियो सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि हाट, पुरैनी और टिकानी के बीच किसी मवेशी के ट्रेन से कट जाने के कारण गुस्साए लोगों ने यह पथराव किया।
बिहार में पड़ रही गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले 2 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना जताई है। साथ ही आर्द्रता की मात्रा 50% से अधिक होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। पटना के मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है और राजधानी पटना की बात कर लें या राज्य के दूसरे हिस्सों की, लोगों को गर्मी लगातार सता रही है। और अगले 2 दिनों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर बात कर लें तो इसमें 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। अगर आर्द्रता की बात करें तो 50% से अधिक आर्द्रता है, जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास जो है वो लगातार हो रहा है। शनिवार की अगर बात करें तो सूरज की तल्खी के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में 2.9 डिग्री तक की गिरावट महसूस की गई। जहां तक आर्द्रता की बात है तो आर्द्रता में जो प्रतिशत रहा है वो 66% तक रहा। अधिकतम तापमान चढ़ने और आर्द्रता की मात्रा जो है वो लगातार अधिक रहने से लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हुआ। सबसे गर्म शहर अगर बिहार का कोई रहा तो वो है डेहरी ऑन सोन, जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, जबकि वाल्मीकि नगर में 22.7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आज की अगर बात कर लें तो रविवार को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें ये बताया गया कि आसमान साफ रहेगा और वाकई में आसमान जो है वो साफ है और सूरज की जो तल्खी है वो लोगों को साफ तौर पर महसूस हो रही है और यही कारण है कि अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज होगी। शनिवार को सूरज के तल्ख तेवर के कारण अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जबकि आर्द्रता की जो मात्रा है वो 39% थी। इससे लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हुआ। न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 38.5 और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाहिर सी बात है अभी गर्मी जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और देखिए किस कदर भगवान भास्कर जो हैं वो लगातार अपनी तल्ख गर्मी से लोगों को परेशान किए हुए। हालांकि हवा तो चल रही है लेकिन हवा में जो गति है वो उतनी अधिक नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी जो है और उमस जो है वो परेशान कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। झारखंड में मानसून के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून के आसपास मानसून आ सकता है। इस दौरान उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो सकते हैं। हालांकि संथाल परगना के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में एक बार फिर से मानसून के प्रवेश में देरी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में ही मानसून का प्रवेश होना था, लेकिन अब मानसून के प्रवेश में विलंब हो रहा है और ये तारीख 20 जून हो सकती है। यानी 20 जून के बाद झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि पूर्व में जो किसानों ने तैयारी की थी, अब किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि मानसून प्रवेश नहीं हुआ तो खेती किस तरीके से होगी। अगर हम झारखंड की बात करें तो अगले 4 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्से में बरसात हो सकती है। इस बरसात की बात करें तो संथाल परगना के कुछ जिले में जो बरसात का पूर्वानुमान है वो जाहिर किया गया है, लेकिन इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी राज्य भर में देखने को मिल सकती है और उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को महसूस हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 13 तारीख तक राजधानी रांची में हल्की फुल्की बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं 10 और 11 तारीख को राज्य के कई हिस्से में हल्की जो बरसात है वो देखने को मिल सकती है। इसे लेकर तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। अब देखना होगा कि जब मानसून के प्रवेश में विलंब हुआ है तो आखिर कब तक झारखंड में मानसून का प्रवेश होता है और क्या वो तारीख होती है जब झारखंड में मानसून आता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और देखिए दिल्ली एनसीआर में आज से हीटवेव का अलर्ट है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गर्म हवाएं चलने की भी संभावना है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर वालों के लिए परेशानी का सबब ये गर्मी बन रही है। आज से हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गर्म हवाएं चलेंगी जो लोगों की मुसीबतें खड़ी करेंगी। तो
देखिए, दिल्ली एनसीआर को लेकर के लू का अलर्ट जारी किया गया और खास करके जो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग हैं उनको भी अब सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, हाइड्रेटेड रखें, ये भी जरूरी है। और गर्मी से, धूप से बचाव कैसे करें, ये भी अब लोगों को देखना होगा। तो देखिए, कई लोग जो ऑफिस दफ्तर जाते हैं उनके लिए खास करके परेशानी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार